आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लगातार 21 दिनों की बढ़ोतरी के बाद रविवार को तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि ये मामूली बढ़ोतरी थी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद चंद पैसों की बढ़ोतरी भी आम लोगों के जेब पर गहरा असर डाल रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तेल की धधकती कीमत में सरकार भी हाथ डालने से कतरा रही है। क्या तेल के दाम तय करने का फॉर्मूला अब बदल गया है? नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे तेल की कीमतों को लेकर और सरकार इसमें क्यों दखल देने से बच रही है, इसे लेकर। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक अंशुमान तिवारी। अंशुमान सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतुराज। सर, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में दखल देने से आखिर सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों बचती नजर आ रही है? अगर आप इसका एक लाइन में उत्तर जानना चाहें तो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सरकार को कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला नहीं है। सामने कोई चुनाव नहीं है, विपक्ष के पास किसी बड़े और तीखे विरोध का साहस नहीं है, इसलिए ये मौका है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएं। सामान्य तौर पर इसे राजनीतिक रूप से समझा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे काफी जटिलताएं हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। क्या कि सरकार इस मंदी के समय, जबकि लोगों की तनख्वाहें भी कट रही हैं, नौकरियां भी जा रही हैं, रिजर्व बैंक 1 महीने पहले भारत में महंगाई बढ़ने की चेतावनी दे चुका है, उसके बाद भी सरकार इसमें दखल क्यों नहीं दे रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ने दी जा रही हैं? यदि आप सरकार से पूछें तो वो ये तर्क देगी कि हमने तो पहले से ही पेट्रोल और डीजल को डीकंट्रोल कर दिया है। डीकंट्रोल करने का मतलब है कि 2010 में पेट्रोल की कीमतें बाजार के हवाले कर दी गई थी। कंपनियों को इस बात पर छोड़ दिया गया था कि वो कच्चे तेल की कीमतें और बाकी लागतों के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें तय करें। 2014 में डीजल को डीकंट्रोल कर दिया गया था और ऐसी परिस्थिति में जब तेल कंपनियां अपने तरह से कीमतें तय कर सकती हैं तो सरकार को उसमें दखल देने की क्या जरूरत है? यानी कि वो सैद्धांतिक जवाब होगा, जिस सैद्धांतिक जवाब को हम हमेशा उस समय सुनते हैं जब तेल की कीमतें बढ़ानी होती हैं। लेकिन सरकारें दखल करती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोक देती हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देती हैं। ये है चुनाव के आसपास एक दूसरा सच है। पर इस समय सरकार क्यों दखल नहीं कर रही है, इसका एक सूत्र समझना जरूरी है। जनवरी में भारत में कई सारे अखबारों में एक खबर सुर्खियों में आई थी कि घाटे से परेशान केंद्र सरकार को तेल कंपनियों से करीब 19,000 करोड़ का लाभांश चाहिए या डिविडेंड चाहिए। इसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद हो गई और वो लाभांश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस समय तेल कंपनियों को जो सुविधा मिली है, उस सुविधा में वो सरकार के खजाने की चिंता करने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही हैं। कैसे बढ़ा रही हैं? उसमें बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा सरकार पहले ही इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और पेट्रोल टैक्सेस बढ़ाकर निकाल चुकी है। अब इसके बाद तेल कंपनियों को सिर्फ यहीं से काम नहीं चलता। तेल कंपनियों को बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को तेल कंपनियों से राजस्व मिलता है। करीब पिछले साल धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया था कि 5,36,000 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू ऑयल सेक्टर से केंद्र और राज्य सरकारों को मिलता है। 5,36,000 करोड़ काफी बड़ा नंबर होता है। इसलिए अगर तेल कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, तेल कंपनियां अगर अपने मार्जिन बेटर रखेंगी तो वो लाभांश देंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर खाने सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि कोई भी स्थिति हो पर तेल सेक्टर से मिलने वाले राजस्व में उन्हें कमी नहीं होनी चाहिए और वो राजस्व उस टैक्स से ऊपर होगा जिस टैक्स को सरकार ने भी हाल में ही कोरोना के बीच में बढ़ाया था, जिससे करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का अतिरिक्त रेवेन्यू केंद्र सरकार को मिलेगा। कीमतें तो पहले भी बढ़ती रही हैं, लेकिन क्या इस बीच या बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कीमत तय की जाती थी तेल के प्रोडक्ट का, पेट्रोल या डीजल का, क्या उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है जिसका असर अब देखने को मिल रहा है? तेल की कीमतें तय करने के जो फार्मूले थे उस पर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। 2010 से भारत में डीकंट्रोल शुरू हो गया था, पर ये डीकंट्रोल मनमाना है। सरकार जब चाहती है तो इन कीमतों में दखल देती है। अब अभी किसी को ये नहीं पता है कि आखिर तेल कंपनियां इस समय कीमत क्यों बढ़ा रही हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमत दुनिया में $40 के आसपास है। उसकी वजह यह है कि
डिकंट्रोल के बाद पेट्रोलियम कंपनियों को इस बात की छूट दे दी गई थी कि वो अपनी लागत और मार्जिन और जो डीलर को कमीशन देती हैं उनका हिसाब किताब लगाकर कीमतें बढ़ाएं, और उसके बाद जो टैक्सेस हैं राज्य और केंद्र के वो उसके ऊपर लागू होते हैं, जैसे कि वैट और बाकी टैक्सेस हैं। तो ये इस फ्रीडम के जरिए जो फार्मूला सामने आता है वो हमें पता नहीं है, उसमें आज भी इतनी पारदर्शिता नहीं है, और पारदर्शिता न होने के कारण हमें समझ नहीं पाते हैं कि मान लीजिए अगर आप हिसाब लगाने की कोशिश करें तो $42 $42 पर बैरल का तेल है, क्रूड ऑयल है, उस क्रूड की कीमत भारत में 20 से 21 डॉलर के आसपास पड़ती है। अगर उसमें आप मार्जिन मिला लें और बाकी चीजें मिला लें तो कीमत क्या होगी। तो ये जो फार्मूला है तेल कंपनियां जिस फार्मूले पर बढ़ा रही हैं इसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर तेल की कीमतें बढ़ाते समय या डिकंट्रोल करते समय जो सरकार ने देश को बताया था, पिछली सरकार ने बताया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। लोगों को यही बात पता है, लेकिन इस समय तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं। दूसरा बड़ा पहलू टैक्स बढ़ेंगे, तो टैक्स बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ेंगी। हाँ, टैक्स बढ़े हैं क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर टैक्स लगाए हैं कोरोना के लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो अगर वो टैक्स की भी बढ़ोतरी है ना, तो वो टैक्स की बढ़ोतरी अभी तक पास ऑन हो चुकी है, क्योंकि एक चीज हमारे लिए जो समझना जरूरी है कि भारत में पिछले 22 दिन में डीजल की कीमत करीब 11 रुपए बढ़ी है और पेट्रोल की कीमत लगभग 9.5 रुपए बढ़ी है। तो आज इतनी बढ़ोतरी पूरे साल भर में नहीं होती थी पेट्रोल डीजल की कीमतों में जितनी हमने पिछले 3 हफ्तों में देखी। एक बात जो तेल कंपनियों को लेकर निकल कर आती है वो मुनाफे को लेकर आती है। क्या मुनाफे का भी कुछ खेल चल रहा है? मार्जिन जिसको कहते हैं, मार्जिन का कोई खेल है इसके पीछे? स्वाभाविक सी बात है, देखिए तेल कंपनियां सरकार की हैं, तेल कंपनियां निजी नहीं है, और तेल कंपनियों के मुनाफे अगर कमजोर होंगे या उनके पास मुनाफे नहीं होंगे तो वो लाभांश नहीं दे पाएंगी, और लाभांश सरकार को ही जाता है। जैसे मैंने बताया कि भारत में चारों पांचों जो तेल कंपनियां हैं वो सबसे बड़ी डिविडेंड पेयर हैं सरकार को। सरकार के रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा तेल कंपनियों के लाभ से आता है। अब इस समय जैसे पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि तेल कंपनियों को नुकसान हुआ, यहाँ तक की चर्चा ये थी कि सरकार ने ONGC से कहा था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट भी करे और सरकार को ज्यादा लाभांश भी दे, तो देने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई थी। तो जो पूरी डिजाइन लग रही है वो ये लग रही है कि सरकार ने पहले टैक्स बढ़ा के अपना काम पूरा कर लिया और इंश्योर कर लिया कि टैक्स से तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो टूटी हैं उसका फायदा टैक्स में वसूली के तौर पर आ जाए। फिर दूसरा चरण हुआ कि तेल कंपनियों से कहा गया कि नहीं, इसके बाद भी सरकार को घाटा है बजट में, जैसा हम जानते हैं कि इस साल फिस्कल डेफिसिट दोगुना होने की संभावना है, तो उसके बाद भी घाटा है, तो तेल कंपनियों से वापस कहा गया कि अब इस घाटे को भरने के लिए क्या किया जाए। तो तेल कंपनियों से कहा गया कि आप अपने मुनाफे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अपने मुनाफे बढ़ाएंगे तो आप उन मुनाफों में सरकार को अच्छा लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इस साल जबकि भारतीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग कम होने वाली है, तेल कंपनियों को नुकसान की उम्मीद है। उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी कमजोर हो गई है क्योंकि उन्होंने जिस कीमत पर कच्चा तेल पहले खरीदा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नीचे आ गई है। इस परिस्थिति में शायद तेल कंपनियां सरकार को ज्यादा पैसा देने की स्थिति में नहीं थी, और इसलिए अब उन्हें अपने मार्जिन कवर करके कीमतें बढ़ाकर ये छूट दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा तेल पर कमाएं और उस मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को उपलब्ध कराएं। कितना पैसा सरकार को मिल जाता है तेल पर टैक्स से? जैसे मैंने बताया कि करीब सरकार ने जो बताया था उस हिसाब से करीब 5,36,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पूरे ऑयल सेक्टर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पर जाता है। और इसके जो प्रमुख हिस्से होते हैं उनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज हैं, जो कि कच्चे तेल के आयात पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और इसके अलावा जो राज्य सरकारों के वैट लगाए जाते हैं। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा चंक है। मुझे लगता है कि भारत में कोई एक अकेला सेक्टर इतना ज्यादा टैक्स या इतना ज्यादा रेवेन्यू सरकार को नहीं देता होगा। और क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर के पूरे साइकिल पर, पूरे प्रोडक्ट साइकिल पर अलग टैक्स लगता है, कच्चे तेल के उत्पादन से लेके, कच्चे तेल के आयात से लेके, उसके रिफाइनिंग से लेके, उसके प्रोडक्ट की सेल से लेके, उसकी मार्केटिंग तक टैक्सेशन होता है। और उसके बाद फिर कंपनियां उस पूरे व्यवस्था से जो मुनाफा कमाती है उस पर वो बड़े पैमाने पर लाभांश भी देती है और टैक्स भी पे करती है सरकार को अपने टैक्स के ऊपर। तो इस हिसाब से ये भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सेक्टर है, और वो टैक्स दरअसल हमारे आपकी जेब से निकाला जाता है। शुक्रिया अंशुमान सर इस जानकारी के लिए। और तेल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं उसमें सरकार का दखल जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक नहीं है, ये बताने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत
तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर।